नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी की जो लोग आलोचना करते हैं, अब मुझे उनसे चिढ़ होने लगी है। बताइए, इस तरह का नेता देश में इससे पहले कभी हुआ? ऐसा तपस्वी नेता जो 21 साल से तपस्या कर रहा है, और कोई नेता जो है ऐसा नहीं होगा जो इस बात की परवाह ही न करे कि मेरी पार्टी बढ़ रही है, घट रही है, मुझे वोट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है या घट रही है। इन सब से निरपेक्ष एक लक्ष्य तय कर लिया, उस लक्ष्य पर सीधे चले जा रहे हैं। तो साधना कर रहे हैं राहुल गांधी। उनके जैसा साधक राजनेता इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई। उनकी एक व्यंग्य रचना है जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके स्कूल के जो अंग्रेज़ी के मास्टर थे वो बच्चों को रटाते थे अंग्रेज़ी के मुहावरे। उनको लगता था कि अगर इसे रट लेंगे बच्चे तो उनका जीवन सुधर जाएगा। तो उन्होंने कहा हम लोगों को बहुत सारे जो है मुहावरे उन्होंने रटा दिए। उनमें से एक का उन्होंने जिक्र किया, सत्य देश काल सापेक्ष तो होता ही है, वो अवस्था सापेक्ष भी होता है। तो राहुल गांधी इस रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो एक नई विधा या एक नया मुहावरा गढ़ेंगे कि सत्य व्यक्ति सापेक्ष भी होता है। यानी व्यक्ति की जो अवस्था है, अवस्था से मेरा मतलब उम्र पर मत जाइए, मतलब जो मानसिक अवस्था है उसके अनुसार उसे जो सत्य लगता है वही सत्य है, और वो मानकर चलता है कि ये अंतिम सत्य है। राहुल गांधी इस नीति पर चलने वाले देश के एकमात्र नेता हैं। वो एक मुद्दा उठाते हैं जो भले ही बाद में झूठा साबित हो, लेकिन वो कहते हैं कि यही सच है, और उस मुद्दे पर तब तक डटे रहते हैं, भाई उस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं होता। और ये तय करके चलता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति उसके साथ रहेगा तब तक वो उस मुद्दे पर डटा रहेगा। जब वो अंतिम व्यक्ति चला जाता है तब उसे लगता है कि अब नए मुद्दे की तलाश करनी चाहिए। तो 21 साल से राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए देश में और कौन सा नेता है, किस पार्टी का नेता है जिसको किसी बात की चिंता ही नहीं हो, जो हानि लाभ से ऊपर उठ गया हो। गीता का जो आदर्श है, आदर्श वाक्य है, नीति वाक्य है, उसका पालन तो सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भी राजनीति में रहते हुए और चुनावी राजनीति में रहते हुए, कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो राहुल गांधी को फल की कोई चिंता नहीं है। ये वोट वगैरह, जैसे पैसे के बारे में कहा जाता है हाथ की मैल है, वैसे ही वोट वगैरह भी जो है वो ज़बान की मैल है। कभी कुछ बोलने से आ गया, कभी कुछ बोलने से चला गया, तो आता जाता रहेगा। वोट चंचल होता है। लक्ष्मी जी को चंचल कहा जाता है, लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्था में वोट चंचल होता है। किसी के साथ टिक कर नहीं रहता, और लंबे समय तक तो नहीं रहता, और कब तक रहेगा किसी को मालूम नहीं होता। वो कोई गारंटी नहीं देता कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो हर समय चलायमान रहता है। तो वो ऐसा लगता है कि वेदों में भी विश्वास करता है। वेद पुराण में चरैवेति चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो वोट भी चलता रहता है। आज इसके पास है, कल उसके पास है, कल फिर हो सकता है लौटकर पहले वाले के पास आ जाए या फिर तीसरे के पास चला जाए। तो ऐसी चीज़ के पीछे क्यों भागना, ये राहुल गांधी का सोचना है। जो स्थायी ही नहीं है, जो अपना नहीं हो सकता हमेशा के लिए, उसके पीछे क्यों भागना, उसका मोह क्यों करना। तो राहुल गांधी भारत के एकमात्र नेता हैं जिनको वोट का कोई मोह नहीं है। तो राहुल गांधी का मानना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की संगत के लिए कहा था, एक घड़ी आधी में पुनियाद, मतलब आधे का भी आधा, यानी चौथाई बच गया। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी संगत में आओ, सारे अपराध दूर हो जाएंगे। लेकिन इस देश के लोग इतने नासमझ हैं कि इसको समझने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के साथ आते ही नहीं। वो जो मुद्दा उठाते हैं उसी से लोग भाग जाते हैं, लेकिन उनको सलाहकार बड़े अच्छे मिलते हैं। जब राफेल का मुद्दा उन्होंने उठाया था और सब तरफ से साबित हो गया कि ये फर्जी मुद्दा है, ये चलेगा नहीं और इसमें सच्चाई का कोई भी पुट नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफ़ी मांग ली
एफिडेविट पर, याद रखिए एफिडेविट के प्रति वो बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन माफ़ी एफिडेविट पर मांगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन मुद्दे से नहीं हटे। तो उनके एक सलाहकार थे जो उनको बता रहे थे कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अकेले 160 से 180 सीटें मिलने वाली। पूरी पार्टी में जब विरोध शुरू हुआ कि राफेल के मुद्दे को छोड़ दीजिए, इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान होगा, तो उस सलाहकार ने समझाया कि आप डटे रहिए, आप सिर्फ इसी मुद्दे पर डटे रहिए और लगातार बोलते रहिए, आप देखिए इसका असर होगा। तो एक विज्ञापन आता है कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो राहुल गांधी का ये ध्येय वाक्य है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। अब वो एक दिन 10 साल में आएगा, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, राहुल गांधी तब तक उसके लिए रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन वो एक विरासत छोड़कर जाएंगे कि ये एक दिन ज़रूर होगा। तो अपनी बात पर डटे रहो, इस बात से बिल्कुल चिंतित ना हो कि तुम्हारी बात झूठ है। झूठ हो या सच, दोनों बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। झूठ जल्दी गिर जाता है क्योंकि उसके पाँव नहीं होते, सच के पाँव होते हैं, लेकिन जिसके पाँव होते हैं उसके पाँव भी थकते हैं, वो भी चलते चलते रुकता ही है एक दिन। तो उनका मानना है कि अंतिम परिणति तो सबकी वही होनी है, किसी की जल्दी, किसी की बाद में। तो राहुल गांधी के प्रति मेरे मन में बड़ी अगाध श्रद्धा उपज रही है कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो राजनीति में है, सत्ता की राजनीति में है, लेकिन सत्ता के प्रति उसका कोई मोह नहीं है। उसको लग रहा है कि हमारी 4-5 पीढ़ियों ने सत्ता भोग ली और हम जब तक जीवित हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस सत्ता का सुख, उस सत्ता से जो संपत्ति मिली है उसका उपभोग करेगी। तो वो लोग चिंता करें जिनके पास सत्ता नहीं है, वो लोग चिंता करें जिनके पास संपत्ति नहीं है। मेरे पास तो सब कुछ है, सरकार रहे न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ऐशो आराम में तो कोई कमी नहीं आने वाली। मैं सरकार थी तब भी चार्टर्ड फ्लाइट से चलता था, सरकार नहीं है तब भी चार्टर्ड फ्लाइट से चलता हूँ। तो मेरी स्थिति में क्या अंतर आया? जब मेरी सरकार थी मेरी पार्टी की तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अब सरकार नहीं है तब भी मजाक उड़ाते हैं। जब सरकार हमारी पार्टी की थी तब भी पप्पू कहते थे, आज भी पप्पू कहते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कहने वालों को कहने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पूछेंगे कि ये संदर्भ क्या है, आज क्यों बात कर रहा हूँ इसकी। राहुल गांधी पिछले लगभग 5 महीने से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वोट चोरी पर उन्होंने बिहार में चुनाव अधिकार यात्रा के नाम से यात्रा की, 16 दिन का कार्यक्रम, और कहा, नारा लगवाया, वोट चोर गद्दी छोड़। किसी ने गद्दी तो छोड़ी नहीं। राहुल गांधी ने भी अपना मुद्दा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा मैं रहूंगा तो इसी मुद्दे पर। तो उनके जो सबसे बड़े साथी थे बिहार में और बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में, तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी है आरजेडी, जो उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो साथ छोड़ गए। बाकी साथ देने वाले नहीं थे तो साथ छोड़ने का कोई मतलब नहीं उनके। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को छोड़ दिया कि भैया ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो इसी मुद्दे पर रहूंगा। तो चुनाव चल रहा है बिहार में, उन्होंने कहा मैंने तो मुद्दा खड़ा कर दिया, अब लोगों का काम है फैसला देना उस पर। विदेश यात्रा पर चले गए, लौट कर आए तो भी बिहार नहीं आए, और आए तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए जहां तेजस्वी यादव का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार आमने सामने हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया कि तेजस्वी के उम्मीदवार को हराओ, लेकिन गठबंधन में साथी हैं। अब आप देखिए, ऐसा निरपेक्ष भाव वाला नेता आपको कहाँ मिलेगा? अपने गठबंधन के साथी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए चुनाव प्रचार करें। तो राहुल गांधी जैसा नेता, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को नहीं मिलने वाला है। ये ऐसी थाती है जिसको संभाल कर रखना चाहिए। इसको आने वाली पीढ़ियों को इसके किस्से सुनाए जाने चाहिए कि इस देश में एक ऐसा भी नेता हुआ। पुरानी कहावत है, सावन के अंधे को हर तरफ अंधा ही नज़र आता है। तो वोट चोर को हर तरफ वोट चोरी ही नज़र आती है।
1952 के पहले चुनाव से कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का काम कर रही है। आसान थी चोरी, बैलेट बॉक्स थे। पहले तो आपको मालूम होगा 1951-52 का जो पहला चुनाव था उसमें केवल मुहर लगाकर हर उम्मीदवार के नाम का एक बक्सा होता था और उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता था, मतलब उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था। उस पर मुहर लगाकर उस बक्से में डालना होता था। अब इस बक्से के बैलेट पेपर निकालकर दूसरे बक्से में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी सामाजिक समता स्थापित की थी नेहरू जी ने कि क्या फर्क पड़ता है, वोट हमारा भी इसी देश के लोगों ने दिया है, आपका भी इसी देश के लोगों ने दिया है। इस बक्से से निकलकर उस बक्से में चला जाएगा तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा, रहेगा तो देश के लोगों के पास ही। उसके बाद दूसरा दौर आया, बैलेट बॉक्स आए, धातु के बनने लगे तो उनकी चोरी होने लगी, लूट होने लगी। फिर बैलेट छापने का दौर आया कि 5 गुंडे पोलिंग बूथ में घुसे और जो है छापना शुरू कर, उसको वोट छापना कहते थे। आपने अखबार छपते, किताब छपते, मैगजीन छपते, ये सब सुना होगा। अपने देश में वोट भी छपते थे। तो पता चला घंटे 1.5 घंटे में इतने वोट छाप दिए कि उस पोलिंग बूथ पर तो उनका उम्मीदवार जीत ही गया, उसकी जीत सुनिश्चित हो गई। अब बुरा ये हुआ कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और ईवीएम का आइडिया पता नहीं किसने दे दिया, जरूर वो कांग्रेस विरोधी रहा होगा, और ईवीएम से चुनाव होने लगे। अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी की नहीं जा सकती है। दुनिया भर के लोगों ने कोशिश करके देख ली। चुनाव आयोग ने चुनौती दे दी पार्टियों को कि 2 दिन 3 दिन का समय देते हैं, ये ईवीएम रखी है, आइए और हैक करके दिखाइए। तो जब चुनाव हारे कहें कि ईवीएम हैक हो गई। फिर बैटरी का मुद्दा उठाया, फिर बैटरी की कितनी चार्जिंग है उसका मुद्दा उठाया, तमाम तरह के मुद्दे उठाया, कोई चला नहीं। तो अब ईवीएम को छोड़ दिया है, उसके हाल पर छोड़ दिया है। फिर वीवीपैट का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि इतने % जो है हर मशीन के वीवीपैट की जो रसीद है उसकी तुलना की जाएगी मशीन में जो वोट पड़े हैं उससे। वो भी करके देख लिया, उसमें भी कहीं गड़बड़ी नहीं मिली। तो लगा कि सारे लोग मिलकर, कुछ लोग होते हैं ना, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सफलता मिलनी हो तो पूरी कायनात उसके साथ लग जाती है, बशर्ते उसकी नीयत सही हो। और दूसरी है कहावत, अगर किसी व्यक्ति की नीयत साफ नहीं है तो वो जो भी करता है पूरी कायनात उसके विरोध में लग जाती है। ये हो रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ। तो पूरी कायनात इनके विरोध में लग गई है, इनके साथी भी इनके विरोध में लग गए। कब कौन साथी रहेगा, कब चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। रोते गिरते पड़ते एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा इंडिया ब्लॉक। अब वो है कि नहीं है ये बताने वाला कोई नहीं। चुनाव जो है बिहार में जो हो रहा है, कायदे से तो मतलब इंडिया गठबंधन है विपक्ष में, लेकिन उसको महागठबंधन कहा जा रहा है, जो 2015 में था जब ये इंडिया ब्लॉक बना नहीं था। तो नाम से, गठबंधन के नाम से ही कन्फ्यूजन शुरू हो गया है। अब राहुल गांधी ने नया काम ये किया है कि बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनाव का आखिरी चरण है, और आज जब ये वीडियो आप सुन रहे होंगे तो अगले दिन यानी 11 तारीख को दूसरे चरण का यानी आखिरी चरण का मतदान है। तो राहुल गांधी कहाँ है? आप कहेंगे कोई भी नेता कहाँ होगा जो चुनाव लड़ रहा है, जिसकी पार्टी चुनाव लड़ रही है बिहार में? नहीं, वो पंचमढ़ी में है, कांग्रेस का संगठन ठीक कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेसियों को उन्होंने कहा कि हमको वोट चोरी को मुद्दा बनाना है, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है। उन्होंने इससे पहले उदाहरण दिए, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, हरियाणा का, जो भी उदाहरण दिए वो सब झूठ साबित हुए। जिन लोगों को खड़ा किया कि इनका वोट चोरी हो गया, वो सामने आकर उन्होंने वीडियो पर कैमरे के सामने कहा कि हमारा वोट कहीं चोरी नहीं हुआ, हमारा ये वोटर आई कार्ड है, हमने वोट डाला, हमको वोट डालने से किसी ने नहीं रोका। लेकिन राहुल गांधी पर कोई असर नहीं। तो उन्होंने अब तय कर लिया है कि अगर आज नहीं हो रहा है
एक दिन में नहीं हो रहा है तो एक दिन होगा, और एक दिन उनको लगता है 2029। तो उनका मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा चलाते रहेंगे तो 2029 तक तो इसका असर हो ही जाएगा, भले ही राफेल का 2019 में ना हुआ हो। तो एक बार जो है फेल होने से का ये मतलब नहीं है कि अगली बार परीक्षा मत दीजिए। राहुल गांधी ऐसे विद्यार्थी हैं जो हर साल फेल होने के बाद हर साल परीक्षा में बैठते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ते। तो और उम्मीद का दामन छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी को लगता है कि उनका ये मुद्दा चलेगा। क्यों लगता है उनको? एक तो वो जो सोचते हैं उसी को अंतिम सत्य मानते हैं, ये है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ताकतें हैं जो भारत के जनतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। भारत के जनतंत्र को कमज़ोर करने के लिए ज़रूरी है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जाए, संदेह पैदा किया जाए। तो राहुल गांधी दरअसल उनका एजेंडा चला रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका एजेंडा चलाकर मुझे सफलता मिल जाएगी। जब इस देश की चुनावी प्रक्रिया पर किसी को विश्वास नहीं रह जाएगा तो मुझसे कौन पूछेगा कि चुनाव क्यों हार गए? हमारी पार्टी के लोग भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम तो चुनाव हारते नहीं, हमें तो चुनाव हराया जाता है। तो राहुल गांधी हार जीत से ऊपर उठ गए हैं, वोट मिलने न मिलने से ऊपर उठ गए हैं, लोकप्रियता से ऊपर उठ गए हैं, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं इससे ऊपर उठ गए हैं। और उन्हें लग रहा है कि उनके अलावा सब गलत है, उनकी बात कोई समझ ही नहीं रहा है। और दुनिया भर में इस बात के उदाहरण हैं। कोई भी व्यक्ति जब नया कोई काम करता है तो लोग उसको पागल समझते हैं। राहुल गांधी को आजकल ऐसा समझने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे भी पागल हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े विजनरी हैं। अब उन पागलों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनको बोलने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बोलने के लिए कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बोलने के लिए किसी तथ्य को जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तथ्य को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैठे हैं, सोच रहे हैं, सोचते सोचते बोल दिया, आप उसी को सच मान लीजिए। लेकिन राहुल गांधी एक मुद्दा उठाते हैं सिर्फ, और उस पर डटे रहते हैं। तो आजकल वोट चोरी पर डटे हुए हैं। आप देखिए कब तक डटे रहते हैं। बिहार का चुनाव तो लगभग समझिए निकल ही गया। अब अगले जो है 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल है जहां कांग्रेस कुछ नहीं है, उसके अलावा तमिलनाडु है जहां कांग्रेस डीएमके की पिछलग्गू है, तीसरा राज्य है असम जहां कांग्रेस की हालत ख़राब है, लगातार 2 बार वहां बीजेपी की सरकार बन चुकी है, जबकि 30% आबादी वहां पर असम में मुसलमानों की है। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के अभी 3-4 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तो कांग्रेस की आखिरी उम्मीद मुसलमानों पर टिकी है कि वही हमें सत्ता में ला सकते हैं। हिंदुओं से निराश हो गए। तो कांग्रेस की हालत आप समझिए कि ये नारा मुस्लिम लीग ने भी नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगा रही है। तो राहुल गांधी भी अगर इस नारे को अपना लें, इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद केरल में भी चुनाव है, केरल में अगर इसी तरह से राहुल गांधी की राजनीति और कैंपेन चलता रहा तो आप मानकर चलिए कि केरल में भी कांग्रेस की संभावनाएं खत्म होने वाली है। लेकिन भविष्य के बारे में कौन जानता है। तो राहुल गांधी लगातार पूरे बलपूर्वक, पूरे अपनी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं कि गलती से भी उनकी पार्टी जीतने न पाए। अब लोग नासमझ हो जाएं और जिता दें तो ये उनकी गलती है, राहुल गांधी की गलती नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी की प्रशंसा कीजिए, उनकी तपस्या की सराहना कीजिए। इस तरह का नेता आपको दोबारा कभी मिलेगा नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, भारत में तो छोड़ ही दीजिए। तो ईश्वर का विशेष वरदान है राहुल गांधी भारतीय राजनीति के लिए, इस बात को समझिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।